नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। आइएगा आज का सेशन अपन करते हैं शुरू। एक बार आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने इस परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह अवरी। आइएगा आज के सेशन को शुरुआत करते हैं अपन। और सेशन शुरू करें उससे पहले एक बार सभी साथियों को मैं देख लेता हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं विश्व भूगोल का एक पार्ट जो है उसको। विश्व भूगोल के नाम से ही आपको डर लगता है और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके इस डर को बिल्कुल ही दूर कर दिया जाए, है ना। विश्व भूगोल के नाम से जो आपको डर लगता है, इस डर को दूर करना ही मेरा काम रहेगा और मैं इसी के ऊपर काम करूंगा कि आपका डर जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे निश्चित रूप से ही आपका जो डर है वो डर दूर होता हुआ चला जाएगा। तो चले अपन करें प्रारंभ। ये ग्लोब देख पा रहे हैं आप, और इस ग्लोब पे कहें, अपनी इस पृथ्वी पे कहें, दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें सर बताते हैं, है ना। ये क्या अपना ग्लोब है, ये अपनी पृथ्वी है। और अपनी इस पृथ्वी पे दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो है जलमंडल और एक है स्थलमंडल। यानी आपने कहा कि अपनी पृथ्वी, ये क्या अपनी पृथ्वी और अपनी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है ग्लोब। क्या अपन कहें कि पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब? यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है जलमंडल और एक है स्थलमंडल। मतलब कितनी चीजें? दो। एक को आप क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं और दूसरे को आप क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। एक को जलमंडल कहते हैं और दूसरे को आप क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं कि जलमंडल कितने प्रतिशत पे है? जलमंडल कितने प्रतिशत पे है? आपका उत्तर आएगा 70 पॉइंट में 80% पर। यानी जलमंडल कितने प्रतिशत भाग पे है? याद रखिएगा 70 पॉइंट में 80% भाग पे जलमंडल है। और स्थलमंडल की बात करते हैं तो ये 29 पॉइंट में 20% भाग पे कौन सा मंडल है? तो आप कहेंगे स्थलमंडल। कितने मंडल? यहाँ दो, एक तो जलमंडल और एक स्थलमंडल। जलमंडल कितने प्रतिशत भाग पे? 70 पॉइंट में 80। हाँ, आपको 71 भी मिलेगा, एक ही बात है। यानी राउंड फिगर की बात करेंगे तो यहाँ आपको 71% मिलता है ना। राउंड फिगर की बात करते हैं तो यहाँ कितना मिलता है? 71% मिलता है। और यहाँ पे आपको कितना मिलता है? तो आप कहेंगे सर 29% मिलता है। अब ये जो जलमंडल है 70.80% भाग पे आप कह रहे हैं, इस 70.80% भाग पे जलमंडल, इसके यानी आप कहें जलमंडल के लगभग, जलमंडल के लगभग 97.2% भाग पर क्या है? महासागर है। इसके बाद बात करते हैं तो 2 पॉइंट में लगभग 0.5% पे क्या है? हिमनद है। इसके बाद में 0.61% की बात करते हैं तो भूमिगत जल है, भूमिगत जल है। और शेष में यानी जलमंडल का अधिकांश जो भाग है वो किससे है? वो महासागरों से। अब जलमंडल पूरे ग्लोब पे अगर देखें, पूरी पृथ्वी पे अगर अपन देखें तो कितने प्रतिशत भाग पे? आपका उत्तर आएगा 70 पॉइंट में 80% भाग पे। और स्थलमंडल की बात करते हैं तो 29 पॉइंट में 20% भाग पे। सुनना, ये आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा। अब इसमें एक बात याद रखना, अगर अपन इस ग्लोब को, अपनी इस पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं तो एक बात जरूर याद रखना, ऐसे अपन इसके भूमध्य रेखा खींचे या नहीं भी खींचे, ऊपर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध जिसे अपन कहते हैं, और ये वाला गोलार्ध कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि आप ग्लोब देख पा रहे हैं पूरा, इसमें सारे मार्कों का प्रदर्शन हो नहीं रहा, रेडी में कैसे दिखाई। याद रखिएगा एक बात कि दक्षिणी गोलार्ध में जल के दिखता है। बोलिएगा दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? आपका उत्तर बनेगा दक्षिणी गोलार्ध में जल के दिखता है। और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर बनेगा सर दक्षिणी गोलार्ध में जल के दिखता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में स्थल राशि के दिखता है। उत्तरी गोलार्ध में किसके दिखता है? स्थल राशि के दिखता है। और स्थल राशि की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है स्थलीय गोलार्ध। 2% क्लियर हो गए यहां से। कौन सा गोलार्ध ऐसा है? गोलार्ध बोले तो गोले का आधा हिस्सा, कौन सा गोलार्ध ऐसा है जिसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं? तो आपका उत्तर बनेगा सर जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है इसे तो जलीय गोलार्ध कहता है क्योंकि जल के दिखता है, और उत्तरी जो गोलार्ध है इसे स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्थल के दिखता है। दोनों चीजें याद रहेंगी। उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं? स्थल राशि की अधिकता के कारण स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जल की अधिकता के कारण जलीय गोलार्ध कहा जाता है। याद रहेगा इतना? बिल्कुल रहेगा सर। चलें आगे चलते हैं। ओके, तो लिखिएगा पृथ्वी या ग्लोब, जलमंडल, स्थलमंडल। जलमंडल कितने भाग पे है? 70.80। अब कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन यूं भी आ जाए कि पृथ्वी के कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है, तो आप कह सकते हैं लगभग 3/4 भाग जो है अब वो जलमंडल से घिरा हुआ है। 3/4 लगभग वैसे 75 होता है, लेकिन पेपर में आ जाए तो अपने को कर देना है। लगभग 3/4 है वो जलमंडल है और लगभग 1/4 क्या है? तो आपका उत्तर आएगा स्थलमंडल आता है। तो आप लिख सकते हैं नोट लगा के, लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार है। कौन सा मंडल का विस्तार है? जलमंडल का विस्तार है। याद रहेगा इतना? बिल्कुल रहेगा। एक बात नोट लगा के वो लिखना है, जलमंडल शब्द का विवेचन, जलमंडल शब्द का विवेचन 1875 में सुएस, ये विद्वान का नाम है, सुएस ने किया। जलमंडल का विवेचन 1875 में किसके द्वारा किया गया? तो आपका उत्तर आएगा सुएस महोदय के द्वारा किया जाता है। इतनी चीज लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं बातचीत करते हैं। ठीक है, हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर। हिमनद क्या होता है सर? हिमनद का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर। ठीक है, लिखिएगा इसको, फिर आगे चलते बात करते हैं। चलें आगे। अब सुनिएगा इसके बाद में और क्या बात होती है वो भी बात करते हैं। अब सुनो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनेगा, चलो सर अपन ने बात कर ली पृथ्वी या ग्लोब की, है ना। लिख पाए कितना? लिख पाए तो बताइएगा, ताकि फिर अपन आगे चले और बातें करते हैं। तो पृथ्वी या ग्लोब की बात कर रहे हैं अपन, और इसके ऊपर आप चर्चा करते हैं कि आपका
जलमंडल 70.82% भाग पे है, स्थलमंडल 29.20% भाग पे है, जलमंडल के लगभग 57.2% भाग पर महासागर है, 2.05% भाग पे हिमनद है, 0.61% भाग पे भूमिगत जल है ना। भूमिगत जल लिख दिया मैंने, जल लिखना था, भूमिगत जल है ना? ओके, अब जैसे ही आगे बात करेंगे अपन तो और अपने क्या क्या प्रश्न निकल के आएंगे। ये देखिएगा, ये कुछ आपको दिख रहा है, यानी समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर बनते हैं उच्चावच। एक शब्द आता है जिसे अपन कहते हैं उच्चावच, और उच्चावच किसके आधार पर बनता है? ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर क्या बनता है? तो आपका उत्तर आएगा उच्चावच बनते हैं सर। और उच्चावच तीन प्रकार के होते हैं। उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं? तीन। नंबर एक आप कह सकते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी का उच्चावच का मतलब है वे उच्चावच जो सबसे पहले बने, और सबसे पहले जो उच्चावच बनते हैं उनमें नाम आता है महाद्वीपों का और महासागरों का। यानी महाद्वीप की बात कर लें और चाहे आप महासागर की बात कर लें, ये दोनों ही कैसी श्रेणी के उच्चावच है? तो याद रखिएगा ये दोनों ही प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। महाद्वीप भी प्रथम श्रेणी का उच्चावच है और महासागर भी कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का उच्चावच है। उसके बाद में बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच का मतलब है कि महाद्वीप और महासागरों के बाद में पृथ्वी के अंतर्जात बलों से बने हुए उच्चावच। तो लिखिएगा महाद्वीप महासागरों के बाद, महाद्वीप व महासागरों के बाद पृथ्वी के या पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा बने उच्चावच, आंतरिक बलों द्वारा निर्मित उच्चावच। जैसे आप बात कर सकते हैं पर्वत, पठार, पहाड़, कटक, मैदान आदि। और एक होते तृतीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। अब तृतीय श्रेणी का उच्चावच का मतलब है अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा बने हुए उच्चावच। पवन के पर्दन से, नदी के पर्दन से, नदी के निक्षेपण से, पवन के निक्षेपण से। तो लिखिएगा अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक, अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक स्थल रूप या स्थल रूपों को तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है। याद रखिए ना, यानी अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थल रूपों को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर बनेगा अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थल रूपों को तृतीय श्रेणी का उच्चावच कहा जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। प्रथम श्रेणी का उच्चावच महाद्वीप महासागर है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की बात करते हैं तो महाद्वीप महासागरों के बाद में पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा, और ये जो बनते हैं ये बाह्य बलों के द्वारा बनते हैं, जैसे हम बहिर्जात बल कहते हैं, बाह्य बलों के द्वारा बनने वाले ये जो उच्चावच होते हैं इन्हें आप क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रश्न तो इतना सा था कि महासागर को कौन से उच्चावच में शामिल किया गया है, तो याद रख लेना महासागर अपने आप के अंदर प्रथम श्रेणी का उच्चावच है। महासागर कौन सी श्रेणी का उच्चावच है? प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, ये बात आपको याद रखनी है। तो लिखिएगा इसको, फिर अपन आगे और बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलें आगे, चलें। हाँ सर, यस सर, मंजिता चाहर बिल्कुल चलते हैं, बस बस चालू हो, चलो आगे, चलो चल आगे। अब देखो मैं आपसे पूछूं कि महासागर कितने, सीधा सा क्वेश्चन ये पूछूं आपसे, तो लिखिएगा महासागर हैं कौन कौन से? लिखें प्रशांत महासागर। कई बार पेपर में क्या है कि एक बार आया सबसे बड़ा महासागर है, अब वहां प्रशांत ऑप्शन नहीं था, वहां दे दिया पैसिफिक महासागर। एक ऑप्शन दे दिया अटलांटिक। अब साहब पहले चपाटे हमारे कर अटलांटिक। हमने पूछा क्यों, बोले सर प्रशांत ऑप्शन में नहीं था। प्रशांत नहीं था तो क्या हुआ, ऑप्शन के अंदर पैसिफिक तो था। उसके बाद दूसरा लिखिएगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर। उसके बाद में एक आता है हिंद महासागर, जिसे आप इंडियन ओशियन भी कहते हैं, इंडियन महासागर। और एक आता है महासागर आर्कटिक महासागर, और आर्कटिक महासागर चूंकि उत्तरी ध्रुव के पास में है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। आर्कटिक महासागर लिखिएगा उत्तरी ध्रुव महासागर। और नोट लगा के एक बात लिखना, एक पांचवा महासागर और है। महासागर में से कितने हैं? चार ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी वगैरह में पांचवा महासागर हो रहा है, तो नोट लगा के लिखना एनसीईआरटी के अनुसार पांचवा महासागर अंटार्कटिका महासागर है। पांचवा महासागर अंटार्कटिका महासागर है, जो दक्षिण ध्रुव महासागर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण ध्रुव महासागर के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता। अब सर ये पांचवा है कि नहीं है? अंतरराष्ट्रीय महासागर संगठन ने इसे मान्यता नहीं दे रखी। लिख लें अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महासागर संगठन ने इसे मान्यता नहीं दे रखी।
इसे मान्यता नहीं दे रखी है। किसकी बात करें अपन? अंटार्कटिक महासागर की बात करें, दक्षिणी ध्रुव का महासागर की बात करें, तो महासागर आपको कितने मानने? 4 ही मानने। कौन कौन से 4 महासागर? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। लिखिएगा 4। ठीक है, महासागर कितने? 4। 9 10 में पढ़ा था, आज वापस पढ़ा। चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। ठीक है, एक बात चले आगे चलते। इसके बाद ये पूरा का पूरा आपके लिए बड़ा सुंदर सा सजा धजा मानचित्र हम लेके आए हैं। आग जल रही है इसके अंदर, आग जलनी भी चाहिए। रक्त वहां श्रृंगार करूं खामोश, यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहाँ स्वीकार नहीं, हार यहाँ स्वीकार नहीं। इधर आग लागत गूंजा नदी बहा पवन चला, ज्योति सी जल जला, विजय तेरी, विजय तेरी, विजय तेरी, भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क धनुष उठा प्रहार कर, सबसे पहला वार कर, विजय तेरी, विजय तेरी, विजय तेरी। विजय तो निश्चित रूप से होगी ही। तो आओ धरते हुए अंगारों के अंदर आपको लिए चलता हूं। ये वाला जो महासागर आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा महासागर है सर? इस महासागर को आप कहते हैं प्रशांत महासागर। बोलो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ये वाला जो महासागर आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। ये वाला जो महासागर आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं हिंद महासागर। ये हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर। ये वापस कौन सा आ गया यहाँ पे? ये प्रशांति है। तो ये क्या माजरा है? ये बात समझ नहीं आई भाई। इधर भी प्रशांत, इधर भी प्रशांत है। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, ये जैसे मान लो कि अपने पास कोई एक पेज है, ये कोई मान लो कि अपने पास कोई एक पेज है। अब मैं इधर प्रशांत तो दोनों को जब मिलाऊंगा, पृथ्वी तो बोले दोनों किनारे मिल गए, एक जगह आ जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है? ये प्रशांत, यहाँ मैंने किया कि ये अलग अलग थे, इधर प्रशांत मिलाएंगे तो एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, एक ही है। ये तो क्या है कि मानचित्र में अपन इसको दर्शाते हैं, इसलिए अपने को लग रहा है। एक महासागर ये है यहाँ पे, इसे कहा जाता है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर बोलिएगा? आर्कटिक महासागर, या जैसे आप क्या कह सकते हैं, उत्तरी ध्रुव महासागर। ये इनकी मैप के अंदर लोकेशन है, उत्तरी ध्रुव महासागर। अब सुनना, कौन कौन से महाद्वीप? चलो एक बार ये भी जान ही लेते हैं, जब बात चली पड़ी तो। ये वाला कौन सा महाद्वीप बोलिएगा? उत्तर अमेरिका। ये वाला कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका। ये वाला कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। ये वाला कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। ये वाला कौन सा महाद्वीप है? एशिया। ये वाला कौन सा महाद्वीप है सर? ये है ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। और इस महाद्वीप के तो कहने के आप जानते हैं, ये कौन सा है? तो आपका उत्तर बनेगा ये वाला महाद्वीप जो है, ये आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो कुल मिला के महासागर कितने? 4। और 4 महासागरों का क्रम बड़े इसी तरीके से याद होगा। देखो, 1 सबसे बड़ा, 2 उससे छोटा, 3 उससे छोटा, 1 2 3 और ये 4। क्रम कैसे याद करना है? 1 2 3 और 4। मानचित्र में ये पता होना चाहिए कहां है, ये तो करते रहना, 1 2 3 और 4 करते रहना। यहां याद रखना है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और ये कौन सा? आर्कटिक महासागर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? मैं नहीं, आपके पास कोई बात नहीं, ठीक है? इनको लिखिएगा, आगे देखता हूं। हाँ जी, चला क्या आगे? चालू सर, सही में चला? होगी बात? होगी सर, ठीक। अब सुनो, अब देखो, महासागर के बारे में आपने लिखा, महासागर और महाद्वीप दोनों के अंदर एक छोटी सी चीज का याद रखना है। जैसे महाद्वीपों को औसतन ऊंचाई से दर्शाया जाता है, वैसे महासागरों को औसतन गहराई से दर्शाया जाता है। तो लिखना, महाद्वीपों को औसत ऊंचाई से दर्शाया जाता है तथा महासागरों को औसत गहराई से दर्शाया जाता है। उसके बाद लिखना, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर तथा महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। याद रखना, यानी महाद्वीप जो है इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो आप कहेंगे 840 मीटर, और महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर। एक बात और याद रखना, कई बार यहां से भी पूछा जाता है कि महासागरों की गहराई को मापा किसमें जाता है? चलो गहराई मीटर में नहीं, महासागरों की गहराई को हमेशा फेदम में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, महासागरों की गहराई को, महासागरों की गहराई को फेदम में मापा जाता है। और इस वाली बात को अंडरलाइन कर लेना। अब एक फेदम बराबर लगभग 6 फीट होते हैं, तो लिखें एक फेदम बराबर 6 फीट या लगभग 2 मीटर। अब गहराई मापने का जो मापक होता है उसे कहते हैं फेदोमीटर, ठीक है? तो लिखें गहराई मापने का यंत्र क्या कहा जाता है? इसको फेदोमीटर। गहराई मापने का जो यंत्र होता है, इस यंत्र को क्या कहते हैं? फेदोमीटर कहते हैं, ठीक है? अब सुनना, प्रश्न बनेगा, नोट लगा दीजिए एक बार। महासागरीय
जल का तापमान, महासागरों में जो जल है उसका तापमान कितना है? औसत तापमान की बात कर रहा था, औसत तापमान 3 पॉइंट में 9 डिग्री। आपसे ये कहा जाए कि महासागरीय ऊपरी सतह का तापमान जो औसत है ये कितना है? 17 पॉइंट में 2 डिग्री। तो आपसे कहा जाए पूरी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पूरी पृथ्वी का औसत तापमान अगर आपसे पूछा जाए तो कितना बताओगे? 15 डिग्री सेल्सियस। ये वाली बात आपको यहां पे याद रखनी है। तो महाद्वीपों की औसत ऊंचाई, महाद्वीपों को औसत ऊंचाई से दर्शाया जाता है और महासागरों को औसत गहराई से दर्शाया जाता है। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है, महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। महासागरों की गहराई को फेदों में मापा जाता है और बात करते हैं तो आपका एक फेदम बराबर 6 फीट या लगभग 2 मीटर होता है। गहराई मापने का यंत्र फेदोमीटर कहलाता है। और महासागरीय जल का तापमान जो होता है ये कितना? तो आप कहेंगे औसत अगर बात करें अपन तो 3 पॉइंट में 9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ऊपरी सतह का जो औसत तापमान है वो 17 पॉइंट में 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? देखो फेदम वाला आप अच्छे ढंग से याद रखें, उसके बाद आगे की बातें अपन और करेंगे। लिखिएगा इसको। हाँ जी, चले आगे, ठीक है? आगे लिखिएगा नेक्स्ट बात। अब आपसे पूछा जाए कि सर महासागर जो है गहराई की बात कर रहे हैं आप, गहराई के अनुसार महासागरों का क्रम आपसे पूछ लिया जाए तो लिखिएगा गहराई के अनुसार महासागरों का क्रम, यानी गहराई के अनुसार में महासागर जो है किस प्रकार से है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रशांत महासागर ये सबसे गहरा है, प्रशांत के बाद में दूसरे नंबर पे जो गहरा महासागर है ना वो हिंद महासागर है, ये याद रखना, ठीक है ना? उसके बाद में तीसरे नंबर पे तो अटलांटिक आएगा और अगर चौथे नंबर पे पूछा जाए तो आपका होगा आर्कटिक। इसलिए सबसे गहरा महासागर कौन सा हुआ? प्रशांत। और सबसे उथला कौन सा हुआ? आर्कटिक। अटलांटिक के बाद में लिखें आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। ये क्या हुआ? ये है उथला और ये क्या है? गहरा। अब आपसे ये पूछा जाए कि महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम, तो अभी लिखे थे अपन ने वही रहेगा क्षेत्रफल के अनुसार। और याद रखना क्षेत्रफल के अनुसार, जैसे सर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा प्रशांत आएगा, प्रशांत महासागर। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तीसरा कौन सा है? हिंद महासागर। और चौथा कौन सा है? आप कहेंगे आर्कटिक महासागर। आर्कटिक है महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अभी बात फिर सुनना, ये गहराई के अनुसार क्रम है, ये क्षेत्रफल के अनुसार क्रम है। तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक याद रहेंगे इतने? बिल्कुल रहेंगे। अब एक बात बोली आज, ये क्या दिख रहा है आपको? ये सब कुछ तो दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो देखें महासागरीय उच्चावच, कौन सा उच्चावच है? महासागरीय उच्चावच। यानी महासागरीय जो उच्चावच है वो कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान देना है। महासागरीय जो उच्चावच है वो उच्चावच कौन कौन से हैं? देखो जैसे ही महाद्वीप और महासागर इनका जहां पे मिलन होता है, ये देखो यहां पे, इसे कहते हैं महासागरीय तट या सेल्फ जिसे कह सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा और नीचे आए तो महासागरीय ढाल बनते हैं। उसके बाद में फिर अंदर आए तो ये मैदान बनते हैं और फिर गहरी गहरी खाइयां जिन्हें अपन कटक कहते हैं। एक नंबर पे तो आप लिख सकते हैं महासागरीय मग्न तट। तट के बाद में दूसरा नंबर ही मग्न ढाल का आता है। फिर यूं चले तो तीसरा नंबर महासागरीय मैदान का आता है, महासागरीय मैदान। और फिर एक आता है महासागरीय गर्त। चार उच्चावच है महासागरों में। कितने उच्चावच है? 4। अगर आपसे ये पूछा जाए कि महासागरीय जो गर्त है ये कितने भाग के ऊपर है, तो कुल उच्चावचों में इसका योगदान 7% है, ओनली 7%। मैदान की अगर बात करते हैं तो इसका योगदान 75.9% है। मैदान का योगदान कितना है? 75.9। और सबसे ज्यादा हैवी मैदान अगर ढाल की बात करते हैं 8.6% है। और अगर मग्न तट की बात करते हैं तो 8.5% है। ये 8.5% है, ये 8.6% है, ये 75.9% है। और गर्त की बात करें तो याद रखिएगा कि गर्त कितने प्रतिशत पे है? 7% पे है। मैदान 75.9% पे है। अगर मग्न ढाल की बात करें तो 8.6% पे है और मग्न तट की बात करें तो कितने भाग पे है? तो याद रखिएगा 8.5 पे। आपसे पूछिए सर्वाधिक विस्तार किसका है, तो आप क्या कहोगे? सर्वाधिक जो विस्तार है ये महासागरीय मैदान का है। सर्वाधिक जो विस्तार आपसे पूछे तो क्या कहोगे? सर्वाधिक विस्तार ये महासागरीय मैदान का है। और सबसे कम विस्तार किसका है? तो गर्त का है ना? सबसे कम विस्तार किसका है? तो आपका उत्तर क्या बनेगा? गर्त का है। इनका कई बार क्रम पूछ लेते हैं, स्थल से सागर की ओर क्रम, स्थल से सागर की ओर क्रम। पहले पहले क्या आएगा? मग्न तट। उसके बाद में क्या आएगा? मग्न ढाल। उसके बाद में क्या आएगा? महासागरीय मैदान। और महासागरीय मैदान के बाद में क्या आएगा? महासागरीय गर्त। मग्न तट, मग्न ढाल, महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। कितने हो गए? 4। एक तो तट, एक ढाल, एक मैदान, एक गर्त, ये हो गए 4। ठीक है, तो मग्न तट, मग्न ढाल, महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त, ये चीज आपको याद। ओके,
सबसे ज्यादा कौन सा है तो मैदान है 75.9% पे, सबसे कम कौन सा है तो गर्त है 7% पे, और उसके बाद मग्न ढाल 8.6 है और मग्न तट 8.5 है। कैसे लिखना है? अब देखो आपके पास मैप तो है नहीं, तो आप सीधा यूं तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। आप लिख सकते हैं ऐसे, महासागरीय उच्चावच, एक नंबर लगा के लिखो, महासागरीय निमग्न तट 8.6%। फिर 2 नंबर लगा के लिखो, महासागरीय ढाल, महासागरीय निमग्न ढाल, मगन ढाल एक बात चिंता ना करें, 8.5%। फिर लिखो तीसरा, लो आगे, तीसरा लिखिए महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान 3 नंबर लगा के 75.9%। और फिर लिखें महासागरीय गर्त, गहरे गहरे गर्त बनता है 4 नंबर महासागरीय गर्त। और गर्त कितने प्रतिशत में है तो आपका उत्तर आएगा 7%। बाकी और बातें हैं वो अपन कल करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो ना, बाकी बातें कल के सेशन में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।